सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में आज समझेंगे वह है रेखाएं तथा कोण। आपने पिछली कक्षा 6 में रेखाओं के बारे में तो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया ही होगा, और हम फिर से आज उन रेखाओं के बारे में या रेखाओं से संबंधित जो शब्द हैं उनको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम याद करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद कर लें। स्मरण कीजिए, सबसे पहला है बिंदु। याद आया? बिंदु कोई माप नहीं, केवल एक स्थिति, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है। इसका कोई माप नहीं होता, इसको कितना भी लंबा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, कोई माप नहीं है, केवल एक स्थिति होती है ये। फिर दूसरा शब्द है रेखा। रेखा का कोई निश्चित माप नहीं होता, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, और कितना भी बढ़ाया जा सकता है उसे हम रेखा कहते हैं। यानी दोनों ओर से रेखा को बढ़ाया जा सकता है। और इसे कैसे दिखाते हैं? दो बड़े अक्षरों या छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है XY या M। और यहाँ पर कुछ रेखाएं बना के भी दिखाई गई हैं। इसके दोनों तरफ आपने देखा होगा तीर का निशान बनाया हुआ है। ये जो तीर का निशान है ये संकेत देता है कि इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये M रेखा और ये XY रेखा। फिर इसके बाद है रेखाखंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेखाखंड किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे इस तरह से। एक हल्की सी ऊपर लाइन लगा के नीचे लिखते हैं AB। इसका मतलब है ये AB रेखाखंड है। देखिए, रेखा जो होती है उसमें तो दोनों तरफ तीर का निशान दिखाया जाता है कि इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रेखाखंड होता है उसके दोनों सिरों पर एक एक बिंदु होता है जो कि उनका अंत बिंदु होता है। इसलिए हम इसे रेखाखंड कहते हैं और इसको एक निश्चित माप का ही बनाया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे किरण को। तो अभी तक हमने बिंदु, रेखा और रेखाखंड के बारे में जाना। अब हम समझेंगे किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते। तो देखिए, यहाँ पर चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है कि ये है किरण, जिसका एक तो अंत बिंदु होगा जो कि प्रारंभिक बिंदु होता है, और दूसरी तरफ ये एक ही दिशा में बढ़ रही होती है। तो इसलिए हम इसको किरण कहते हैं। यानी एक अंत बिंदु और एक दिशा में ही बढ़े, उसको हम किरण कहते हैं। और दोनों तरफ वो दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है, उसे हम रेखा कहते हैं। और इसे हमने OP संकेत से दिखाया है कि ये OP किरण है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? तो अब बताइए, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? एक बिंदु से तो बहुत सारी किरणें निकल सकती हैं, क्योंकि बिंदु तो एक ही है, एक ही अंत बिंदु है, लेकिन वो हर दिशा में यानी किसी एक दिशा में बढ़ सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से एक ही किरण गुजर सकती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि हमने ये बताया है कि एक अंत बिंदु होता है और वो एक ही दिशा में बढ़ती है, तो किरण एक बिंदु से एक ही किरण गुजर सकती है। फिर इसके बाद है कोण। कोण क्या होता है? जो हमारा रेखाओं के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। तो देखिए, एक कोण क्या होता है कि एक कोण दो किरणों से अथवा रेखाओं से अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है।
जो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें शीर्ष बिंदु कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों का एक ही बिंदु होगा, उसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और कोणों को डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया दोनों का एक कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु, ये रहा, ये जो ये वाला है, और इससे दो किरणें या दो रेखाखंड बोल दें या दो रेखाएं बोल दें, वो निकल रही होती हैं, लेकिन दोनों का जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष बिंदु कहलाता है, जहाँ पर ये दोनों किरणें या रेखा या रेखाखंड मिलते हैं। और इस आकृति को फिर हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं हम? कोण। और कोण को किस में मापा जाता है बताइए? कोण को मापा जाता है डिग्री में, यानी जितने डिग्री का कोण होगा, मान लीजिए ये है, ये 60 डिग्री का कोण है, जैसे हम नापते हैं, तो 60 लिख के आपको एक छोटा सा ऊपर गोला बनाना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे 60 डिग्री का ये कोण है। तो क्या एक सरल रेखा भी कोण हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अभी हम उसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। फिर कोणों से संबंधित कुछ और शब्द, जैसे पहला है पूरक कोण। पूरक कोण उन्हें कहते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, यानी दो कोण हों और दोनों को मिला के उनका जो कुल योग है वो 90 डिग्री बनता हो, तो हम उसे पूरक कोण कहेंगे। और जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहेंगे। समझ में आया? यानी कोई दो कोण हैं, अगर हम उनका टोटल करें 90 डिग्री आता है तो पूरक कोण, और अगर उन दोनों का टोटल करके 180 डिग्री आता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर अगला है आसन्न कोण। आसन्न का मतलब सटे हुए, यानी दो कोण इकट्ठे सटे हुए और जिनका शीर्ष बिंदु एक ही होगा। ये बात याद रखिएगा कि एक ही शीर्ष बिंदु होगा। शीर्ष बिंदु कौन सा होता है? मैंने आपको समझाया था, वो बिंदु जहाँ पर दोनों कोण आकर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें O है, O इनका शीर्ष बिंदु है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि आसन्न कोण ऐसे जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होती है, यानी कहने का मतलब जो आसन्न कोण होते हैं उनका एक जो बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु, वो भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है, और उनकी जो एक रेखा होती है उन दोनों कोणों की, वो भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन होती है, दोनों में वो कॉमन होती है। इस तरीके की जो आकृति अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए दोनों का बिंदु भी सेम है और दोनों के बीच में कोण में ये जो ये वाली रेखा है ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, तो इसलिए ये आसन्न कोण कहलाएंगे, यानी एक दूसरे से सटे हुए कोण। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि उभयनिष्ठ भुजा, तो इसमें OR है, बिल्कुल इस तरह से उभयनिष्ठ शीर्ष इनका O है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो बिंदु है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, OP और OQ। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। अब आप देखिए कि एक रैखिक युग्म भी होता है जो आसन्न कोण का ग्रुप होता है, आसन्न कोण का ही, उसमें भी आसन्न कोण होते हैं, लेकिन उनकी किरणें जो हैं वो उभयनिष्ठ नहीं होती, बल्कि अलग अलग दिशा में उनकी दोनों की किरणें होती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, इस प्रकार की आकृति है कि इनका शीर्ष बिंदु तो एक है, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशाओं में होती हैं। अगर आप देखिए इसकी भुजा जो है वो, अगर हम इस कोण को मिलाएंगे तो ये इधर राइट साइड की तरफ होगी, और अगर हम इस कोण को बनाते हैं तो इसकी जो ये वाली भुजा है वो लेफ़्ट साइड पर होगी, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है। तो दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों की जो उभयनिष्ठ भुजा है वो विपरीत दिशा में किरणें होती हैं, ये भी है इसमें, तो इसको हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो चलिए अब आया अभ्यास का समय। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाइए। जैसे पहला प्रश्न है, आप देखिए इसमें एक कोण तो लिखा है 50 डिग्री का
और एक लिखा 130 डिग्री का। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ें, इनका कुल योग करें तो क्या आता है 180 डिग्री। तो अब बताइए ये कौन सा कोण हुआ? ये हुआ संपूरक कोण। कौन सा कोण हुआ? संपूरक, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कहलाता है संपूरक कोण। आया समझ में? मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। संपूरक कोण। फिर जो दूसरा है, दूसरा आप बताइए, दूसरी आकृति को पहचानिए और बताइए ये कौन सा कोण है? ये रैखिक युग्म है, क्योंकि अभी अभी हमने समझा था कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु तो होता है दोनों कोणों का, लेकिन जो उसकी किरणें होती हैं वो दोनों विपरीत दिशाओं में होती हैं। तो ये हो गया रैखिक युग्म। फिर जो तीसरी आकृति है, देखिए अभी अभी हमने ऊपर समझा भी था कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु, ये है शीर्ष बिंदु, वो उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है, और उनकी एक भुजा भी, जो उनकी एक जो बीच की भुजा है वो कॉमन है, दोनों कोणों की उभयनिष्ठ है, तो वो आकृति आसन्न कोण कहलाती है। तो ये आकृति जो है वो आसन्न कोण की है। किसकी है? आसन्न कोण। देखिए इस तरीके से हमें इस आकृति के नीचे लिखना है आसन्न कोण, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने ऊपर समझा था। और जो इसके बाद वाली आकृति है उसको आप देखिए, ध्यान से देखिए। यह जो है, ये जो अगर इस आकृति का होता है कोई, तो उसको हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं। और इसको देखिए बीच में से बांट रखा है। अगर हम देखें भी तो इन दोनों कोणों का, इस कोण का योग और इस कोण का योग, दोनों का मिला के 90 डिग्री होगा। तो एक तो ये क्या बन गया, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। और इसके साथ साथ हम इसे आसन्न कोण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनका जो शीर्ष बिंदु है वो एक है और इनकी जो एक भुजा है वो भी उभयनिष्ठ है, वो भी एक ही है। तो ये पूरक कोण भी है और आसन्न कोण भी है। तो आप इसमें दोनों नाम लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं और रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो इसको हम आसन्न कोण भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और क्या कोण 2 का आसन्न कोण है? अब आप बताइए, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? इनके तो जो बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु, वो भी दोनों के अलग अलग हैं। तो इसका मतलब इन्हीं से देख के हमें पता चल जाएगा। इनकी भुजा तो कॉमन दिख रही है हमें, लेकिन उभयनिष्ठ दिख रही है, लेकिन जो इनके शीर्ष बिंदु हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। यहाँ पे लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वह है अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए एक बहुत कॉमन वस्तु जो कि सबके घर में होती है और वो है घड़ी। घड़ी में जो दो सुइयां होती हैं वो कोण बनाती हैं या नहीं बनाती। इसके अलावा आपके घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनके भी आकृति को देखिए तो उनमें भी कोण बने हुए हैं। और बताऊं, आप अगर जैसे अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो अगर आप धीरे धीरे उसको खोलेंगे तो वो भी अलग अलग कोणों की आकृति बनाएगा। तो इसमें हम घड़ी, दरवाजे, खिड़की, और बताइए और क्या हो सकता है, जैसे टीवी देखा है ना आपने, टीवी में भी जो आकृति है उसमें भी
जो उनके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर कोण बनते हैं। तो और क्या क्या हो सकते हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसी के साथ एक ज़रूरी सूचना वो ये है कि कोविड को कैसे ख़त्म किया जाए। तो 2 गज़ अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें ताकि हम कोरोना को भगा सकें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।